So let us continue with the leverages chapter that we were discussing about. So in the leverages we are done with the operating leverages. ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेजेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, उसके हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। और तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका सेकंड जो एस्पेक्ट है वो हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज द फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल लीवरेजेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग एक बार फिर से हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या था प्रॉफिट स्टेटमेंट में हमारे पास, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आपके पास क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन, राइट। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं, तो हमारे पास बचता है ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से हम लोग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक है जी, ये लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा ईबीटी। ईबीटी में से हम लोग टैक्स माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ईएटी। ईएटी में से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग पे करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास बचता है फॉर इक्विटी। ठीक है जी, इक्विटी के लिए कितना पैसा बचा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा, ईपीएस आ जाएगा। ठीक है, रेशियो एनालिसिस में हम लोग कर चुके हैं ईपीएस के बारे में। तो दिस इज द प्रॉफिट स्टेटमेंट दैट वी हैव अंडरस्टूड। अब इसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि इसमें अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मैं यहां से लेकर यहां तक का पार्ट तो मैं लूंगा ऑपरेटिंग लीवरेज में, मैंने पढ़ भी लिया ऑपरेटिंग लीवरेज में इसके बारे में। अब जो बाकी का पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, दिस आई एम गोइंग टू स्टडी इन द फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज कि हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज में पढ़ने क्या वाले हैं सर, इस प्रॉफिट स्टेटमेंट को ही पढ़ेंगे, उसका यहां से लेकर ईबीआईटी से लेकर यहां तक का पार्ट, ईपीएस तक का पार्ट, सारा के सारा किस में कवर होगा, फाइनेंशियल लीवरेज में कवर होगा हमारे पास। ठीक है, राइट। चलो, अब फाइनेंशियल लीवरेज है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है फाइनेंशियल लीवरेज की। अगर हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज की डेफिनेशन की बात करें तो वो बोलता है एबिलिटी ऑफ द फर्म टू यूज इट्स फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट टू इंक्रीज अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है, अब सर इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट से क्या मतलब है। अगर यहां पर आप लोग देखो, यहां पर हमने एक फिक्स्ड कॉस्ट ली है, ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट ली है सर, ये क्या है, दिस इज माय ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जैसे कि अकाउंटेंट की सैलरी दैट इज रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज एन ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट। तो सर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एक ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड है और जो मुझे पे करनी ही करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ माय प्रॉफिट्स। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है इंटरेस्ट, दिस इज माय फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे, आप लोगों ने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है सर, लिया, ठीक है, बिजनेस में लगा दिया 5 लाख रुपए, बिजनेस चला नहीं, प्रॉफिट्स हुए नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि बैंक अपना लोन वापस नहीं मांगेगा सर। बैंक तो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ेगा, वो कहेगा मुझे नहीं पता कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपने मेरे से 5 लाख रुपए लिए थे, मुझे 5 लाख रुपए विद इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है उसका वो फिक्स्ड है और वो
मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो मुझे पे करनी ही करनी पड़ेगी, वेदर आई एम अर्निंग प्रॉफिट्स और नॉट। बैंक को उससे मतलब नहीं होगा। बैंक क्या कहेगा, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, 5 लाख दो इंटरेस्ट दो, 5 लाख दो इंटरेस्ट दो, 5 लाख दो इंटरेस्ट लो। तो बैंक क्या कहेगा सर, बैंक कहेगा मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, राइट। आप लोगों ने मुझसे पैसा लिया था, मुझे पैसा वापस चाहिए। क्लियर है। तो दैट इज अ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फाइनेंशियल लीवरेज में हम क्या पढ़ते हैं कि इस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करके हम अपनी ये अर्निंग्स, जो ईपीएस है, ईपीएस क्या है, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर है, उसकी अर्निंग्स को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अर्निंग्स पर शेयर मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट अगर इसमें बोलें, इसका मोटिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इसका मेन मोटिव क्या है, मेन मोटिव यहां पर भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ है, और यहां पर हम लोग शेयर होल्डर्स की वेल्थ को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, की एक शेयर के पीछे कितनी अर्निंग है। अब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे यूज किया जाता है अर्निंग्स पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए, अब हमें यही समझना है कि इसको यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है जी। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दी थी कार की, कि आप लोगों ने कार बाय करनी है। ठीक है, जब कार बाय करनी है तो 10 लाख की कार है, अब 10 लाख आप अपनी पॉकेट से सारा के सारा लगा रहे हो, तो मतलब इक्विटी लगा रहे हो। अगर 5 लाख अपनी पॉकेट से लगाया, 5 लाख बाहर से लेकर लगाया, जिसका एक इंटरेस्ट रेट था, तो उसमें से बाकी का जो पॉकेट में 5 लाख बचा था वो आपने बिजनेस में लगा दिया, वहां से प्रॉफिट कमाया। नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 1.5 लाख रुपए का। दैट इज अ फाइनेंशियल लीवरेज। वो एक फाइनेंशियल लीवरेज की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। फाइनेंशियल लीवरेज में और क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज इज द स्टडी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग एक पूरा चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल क्या है, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, मनी इन्वेस्टेड कहां से हो सकती है, इक्विटी भी हो सकती है, प्लस डेट, यही कैपिटल होती है हमारे पास। ये हम लोग कई जगह पढ़ चुके हैं, रेशियो एनालिसिस में भी पढ़ा हमने। तो क्या है, स्टडी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, मतलब कि हम लोगों ने इक्विटी को और डेट को किस तरह से यूज किया टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, राइट। हाउ वी आर यूजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्लियर है। और इसमें भी अगर इन पर्टिकुलर ध्यान दे, तो इन पर्टिकुलर उसने कहा कि आप लोगों ने ये बताओ कि इसको कैसे यूज किया टू मैक्सिमाइज द, इसको कैसे आपने यूज किया टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्लियर है। डेट को किस तरह से यूज किया। अब अगर कार वाली एग्जांपल आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, आपकी जो कार है वो 10 लाख रुपए की है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि सर या तो आप सारे के सारा इक्विटी लगा दो 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपए आपने सारा के सारा लगा दिया, या क्या ऑप्शन है कि इक्विटी प्लस डेट करो, यहां से 5 लाख रुपए अपनी पॉकेट से लगाओ और 5 लाख रुपए क्या करो, बैंक से लोन ले लो। बैंक से लोन इज डेट, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, अब अपनी पॉकेट में मेरे पास 5 लाख स्पेयर बचा, ये तो टोटल 10 लाख हो गया। अब मेरे पास यहां से इक्विटी बची 5 लाख की, वो 5 लाख मैंने क्या किया, वो 5 लाख मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस में इन्वेस्ट करके मैंने इससे प्रॉफिट कमाया 2,50,000 का। अब इस प्रॉफिट में से मैंने इंटरेस्ट पे किया 50,000 का, जो लोन लिया था, नेट प्रॉफिट मैंने कमाया 2 लाख रुपए का।
ठीक है, यही हमने एग्जाम्पल में किया था। तो मैंने यहाँ किया क्या, बेसिकली मैंने इस डेट को यूज किया टू इंक्रीज माय शेयर होल्डर्स वेल्थ। अर्निंग पर शेयर मेरी इंक्रीज हो गई 2 लाख से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डेट का यूज किया टू इंक्रीज दिस वेल्थ। यही मेरा फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस डेट प्लस दिस इंटरेस्ट ऑन डेट। हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि हम अब जो अर्निंग्स है शेयर होल्डर्स की, हम उसको इंक्रीज कर सकें, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब वो कहता क्या है फाइनेंशियल लीवरेज में? ऑपरेटिंग लीवरेज में मैंने क्या कहा था, ऑपरेटिंग लीवरेज में हमने कहा था कि सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है, तो मेरे पास क्या बचता है, EBIT। अब मैंने यहाँ क्या कहा था कि जब आपकी सेल्स इंक्रीज होगी तो आपका EBIT भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन इसकी इन दोनों के बीच में जो परसेंटेज चेंज है वो डिफरेंट होगी। अगर सेल्स 1% से इंक्रीज हो रही है तो EBIT आपका 1.5% से इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट बीच में हमारी यूज हो रही है। सेल्स इंक्रीज हुई लेकिन कॉस्ट तो उतनी रही, तो जो EBIT था, द परसेंटेज चेंज इन EBIT विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्लियर? अब यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर फाइनेंशियल लीवरेज की जब बात करते हैं तब हम लोग किसके बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं? हमने कहा कि आपका क्या बढ़ेगा, EBIT इंक्रीज होगा। मैंने कहा अगर EBIT इंक्रीज हो रहा है तो EPS भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। चलो हम यहां पर इसको फिर से लिख लेते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा EBIT है, EBIT में से मैंने टैक्स पे किया तो बचा क्या, EBT, ठीक है। EBT में से मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड को पे कर दिया तो मेरे पास बची रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर इक्विटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सॉरी, EBIT से पहले मैंने इंटरेस्ट पे किया था, राइट। चलो सारा दोबारा से लिख लेते हैं, सारा दोबारा लिखते हैं। सबसे पहले क्या आया, EBIT आया। EBIT में से मैंने इंटरेस्ट पे किया जो कि मेरी क्या है, दिस इज माय फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है। ये तो मुझे करनी है और फिक्स्ड अमाउंट है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या, EBT में से मैंने टैक्स पे किया, ठीक है। तो मेरे पास बचा क्या, EAT में से मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड को पे कर दिया तो बचा क्या मेरे पास, रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो EPS, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मेरा EBIT इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो अगर मेरा ये प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली मेरा EPS भी इंक्रीज होगा। बिल्कुल होगा सर, कोई इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अगर आपका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंक्रीज होंगे तो आपका अर्निंग्स पर शेयर भी इंक्रीज होगी, आपको ऑब्वियसली ज्यादा अर्निंग मिलेगी पर शेयर। बिल्कुल सर, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लेना, कोई एग्जांपल ले लो, 1 लाख 2 लाख जैसे मर्जी ले लो, ठीक है। तो वो दोनों चीजें इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी सर। लेकिन जो इनकी परसेंटेज इंक्रीज है दैट विल बी डिफरेंट। क्यों सर? क्योंकि यहां पर मैं एक फिक्स्ड कॉस्ट को यूज कर रहा हूं जो कि है मेरा इंटरेस्ट। जब EBIT इंक्रीज होगा ये फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरी सेम रहेगी, राइट। जब ये फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी तो मेरा परसेंटेज चेंज इन EPS विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन EBIT। क्यों? ड्यू टू द यूज ऑफ द फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो दिस इज द फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज को हम क्या कहते हैं कि इसको यूज करके हमने इसको इंक्रीज किया। अब स्टडी किसके बीच में कर रहे हैं, EBIT और EPS के बीच में, कि जब EBIT इंक्रीज होगा तो मेरा EPS भी इंक्रीज होगा, एग्रीएबल है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन EPS विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू द यूज ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट।